क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस जो है 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट से बातें करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि मैट्राइसिस बेसिकली है क्या। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मैट्राइसिस को। क्या है मैट्राइसिस? द नॉलेज ऑफ मैट्राइसिस इज नेसेसरी इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो कई जगह पर मैट्राइसिस का यूज भी है। ठीक है, वेरियस ब्रांचेस मतलब अलग अलग ब्रांचेस में। मैट्राइसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि जब आप जानेंगे कि मैट्राइसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है तो आप समझ पाएंगे कि मैट्राइसेस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो दिस मैथमेटिकल टूल सिंप्लीफाइज आवर वर्क टू ग्रेट एक्सटेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। मतलब जो भी हमारा काम है वो मैट्रिसेस की वजह से बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसका और भी जो मेथड्स हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी हम कह सकते हैं मेथड को सॉल्व करने के लिए, उन मेथड से सबसे बेटर मेथड है मैट्रिसेस। सो द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इन द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट to obtain compact and simple method of solving system of linear equation। so नंबर 1 बात क्या है, जो मैट्रिसेस का यूज है वो क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट कि मैं आपसे कहूं कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, सपोज दैट, और 2x माइनस y इक्वल्स टू 3, सपोज दैट। तो ये एक इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ये आप बेसिकली यूज करते हैं, राइट। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैट्रिसेस का यूज भी किया जाता है। ठीक है, और भी बड़ी बड़ी इक्वेशंस है। सपोज दैट मैं कह दूं आपसे कि x प्लस 2y प्लस z प्लस w इक्वल्स टू 5। ठीक है, या मैं कहूं 2x प्लस y माइनस z प्लस 2w इक्वल्स टू 6, सपोज दैट। या मैं कहूं 3x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 4z माइनस 4w इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब ये तीनों इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी होंगी, अब अगर आप कोई भी मेथड यूज करेंगे लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या आप इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करके इक्वेशन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो मे बी काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेकिन विद इन मैट्रिसेस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, मैट्रिसेस आर नॉट ओनली यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट। मतलब इसका यहां पर ही यूज नहीं है, इसके अलावा भी जैसे कि हम बात करेंगे मैट्रिक्स नोटेशन और ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, प्रोग्राम, मतलब कि जो स्प्रेडशीट्स के हम प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कह सकते हैं एमएस एक्सेल में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। विच इन टर्म इन यूज टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस एंड साइंस। मतलब कि ये मैथ्स के अलावा कहां पर यूज हो रहा है, बिजनेस में यूज होता है और साइंस में यूज होगा। ठीक है, तो ऐसा कई जगह पर इसका यूजेस है। ठीक है, अब बिजनेस में कहां पर यूज होगा, जैसे कि हम आपसे बात करेंगे बजटिंग की बात करेंगे। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, सेल्स प्रोजेक्शन में हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हो कॉस्ट एस्टिमेशन करना हो। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन करना हो, राइट। या आपको कोई रिजल्ट को एनालाइज करना हो, एक्सपेरिमेंट में करने में आप कह सकते हो। ठीक है, साइंस में आप कहाँ कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट में कह सकते हो। तो एक्स्ट्रा ऐसे कई जगह पर। ऑल्सो many physical operations such as the magnification, rotations and reflection through a plane can be represented mathematically by matrices। मतलब जो भी और भी ऑपरेशंस होंगे, यानी मैग्निफिकेशंस, रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शन, तो सो मेनी ब्रांचेस यूज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कई सारी ब्रांचेस जो है वो मैट्रिक्स का यूज करती हैं
अपने मेथड्स को सॉल्व करने के लिए या कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए मैट्रिसेस का यूज क्रिप्टोग्राफी में भी बहुत यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी भी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें भी मैट्रिसेस का बहुत यूज होता है। सो दिस मैथमेटिकल टूल इज नॉट ओनली यूज्ड इन सर्टेन ब्रांचेस ऑफ साइंस बट ऑल्सो इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, सोशियोलॉजी में यूज होगा, मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज होगा एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका यूज बहुत जगह है, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड एरिया में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें इसके आने से काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है, जो हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करते थे कई सारी प्रॉब्लम्स को। सो मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज है, राइट। तो ये तो अभी हमने जाना आप कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का यूजेस क्या है, मैट्रिक्स को कौन कौन सी ब्रांचेस में यूज किया जाता है। बेसिकली हमने ये सारी चीजें अभी आपको बताई। अब इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड इन इंटरेस्टिंग टू बिकम एक्वेंटेड विद द फंडामेंटल। तो अब हम अगले इसी चैप्टर में क्या जानेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो क्या है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे, वो सारी बातें अब हम इसमें आपको बताएंगे। देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैट्रिक्स का जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप 11-12 से लेकर के आई थिंक इसका यूज ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी होता है, और ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स है उसमें भी मैट्रिक्स को पढ़ाया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम्स के अलावा कॉलेज एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें होता है, ठीक है। जैसे कि निमसेट है जो एमसीए के लिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मैं जिसमें आपसे बात करूं कि मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो कई सारे एग्जाम्स में मैट्रिक्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, और भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। अब मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, ठीक है। तो मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, अब हम उसको जानते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा कि सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज 15 नोटबुक। एक हमने एक इंफॉर्मेशन ले ली कि राधा के पास में 15 नोटबुक हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आप क्या बोल सकते हो, तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया, इट हैज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 15 विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द नंबर इनसाइड इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट राधा हैज। मतलब राधा के पास में कितनी नोटबुक्स हैं, 15 नोटबुक। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसी में हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। मान लीजिएगा कि राधा के पास में 15 नोटबुक्स थी और 6 पेन्स थे। कितनी नोटबुक्स थी, यानी हम कहते हैं 15 नोटबुक और 6 पेन्स। तो हम इसी बात को कैसे कह सकते हैं, 15 नोटबुक और 6 जो है हम ये, ठीक है, 6 पेन हो गए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। हम कहते हैं कि मान लीजिएगा राधा के पास में 15 नोटबुक थी, 6 पेन थे, और हम कहते हैं कि मान लो 7 बुक्स थी, ठीक है। तो हम इसी बात को कैसे लिखेंगे, देखिए ये 15, 6 और 7। क्लियर, तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका यही होता है। क्लियर, अब मान लीजिएगा राधा के साथ में, ये तो राधा ने खरीदी थी। अब मान लीजिएगा राधा के साथ में और भी लोग हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया गया है। तो देखिए अब आपको यहाँ से एकदम बेसिक सी बात समझ में आ रही होगी कि बिल्कुल मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ यहाँ पर कि कहाँ से मैट्रिक्स बनेगा, कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको खुद मतलब बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, राइट। जैसे राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, ये तो राधा की, ठीक है, ये राधा ने। फिर इसके बाद में जो फौजिया है उसके पास कितनी नोटबुक्स हैं, 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। फिर सिमरन है, तो सिमरन के पास में 13 नोटबुक्स, 5 पेन्स। अब आप इसको कैसे आप इसको एक्सप्रेस करेंगे वो भी बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है इंफॉर्मेशन, हम इसको इस तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, यानी जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी
कि नोटबुक्स पेन्स, तो हमने एक जगह नोटबुक को लिख लिया, एक जगह पेन को लिख लिया। हम आमतौर पर ऐसा करते हैं बिल्कुल कि जैसे कि हम अरेंज कर लिया, नोटबुक्स कहाँ है, पेन, तो राधा के पास में 15 नोटबुक और 6 पेन, फौजिया के पास 10 नोटबुक्स 2 पेन्स, इसके पास 13 और 5। तो अब मैं इसी इंफॉर्मेशन को कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं देखिए, ठीक है, और मैं यूं लिख सकता हूं। ओके, तो मान लीजिएगा कि राधा के पास में 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स, फौजिया के पास में 10 और 2, इसके बाद में सिमरन के पास में 13 और ये 5, ठीक है। ओके, अब देखिएगा एक चीज आप नोटिस कर रही है, मैट्रिसेस में दो चीजें होती हैं, नंबर 1 तो रो और नंबर 2 दूसरा कॉलम, ठीक है। यानी कि यहां पर दो चीजें हैं, रो और कॉलम, यानी जिस भी इंफॉर्मेशन को हम रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं उसको हम मैट्रिसेस कह देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो हमने देखा कि देखिए यहाँ पर ये कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया और यहाँ पर रो के फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो कॉलम और रो का कलेक्शन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो अब देखिएगा, आप इस बात को ऐसे समझिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेकंड रो, ठीक है, और इसको हम कहेंगे थर्ड रो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और इसको हम कहेंगे सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, है ना, ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको इसको दूसरे तरीके से भी लिख के बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिएगा जैसे कि नोटबुक्स, हम ये नाम है इनको यहां लिख दें और ये नोटबुक्स और पेन है हम इसको यहां जमा लें। देखिए मान लीजिएगा मैंने यहां लिख लिया नोटबुक्स, ठीक है, और यहां पे लिख लिया मैंने पेन्स, क्लियर, राइट। और मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिख लिया, जो यहाँ पर नाम है राधा, और मैं यहाँ पे ये लिख लिया मैंने फौजिया, और यहाँ पे लिख लिया मैंने सिमरन, ठीक है। तो आप देखिए मुद्दे की बात क्या है कि राधा के पास कितनी है, 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है, ठीक है। फौजिया के पास 10 और 2 है, ठीक है, और सिमरन के पास 13 और 5, तो बात तो एक ही हुई ना। चाहे आप इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में लिख लो और चाहे इस फॉर्म में लिख लो, ठीक। अब देखो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो देखो अभी हम इसको एक्सप्रेस करके बताएंगे आपको, राइट, इसको भी अभी हम आपको एक्सप्रेस करके बताएंगे। अब इसमें एलिमेंट्स में भरता हूं, ठीक है, एलिमेंट्स में भरता हूं, तो देखो ये हो गया 15, 10 और 13, ठीक है, और यहाँ पर 6, 2 और 5। तो अब देखो यहाँ पर हम इसी बात को, देखो राधा के पास 15 नोटबुक 6 पेन, फौजिया के पास 10 नोटबुक 2 पेन और सिमरन के पास 13 नोटबुक 5 पेन। तो अब यहाँ पर देखो देखो एक चीज समझने की बात है कि ये क्या है, ये है फर्स्ट रो, यहाँ पर रो तो कॉलम, रो और कॉलम जो है वो वैसे हम उनको कंसीडर करेंगे ना, राइट। अब यहाँ पर रो हो गई, अब इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर रो हो गई 2, कॉलम हो गए 3, ये हो गया सेकेंड रो, ठीक है। और यहाँ पर इसी चीज को देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम्स, तो अब रो को कॉलम में के हिसाब से कर सकते, या हम
इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। दोनों ही केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपसे एक और इंफॉर्मेशन ले लेता हूं तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिएगा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज दैट कि मान लीजिएगा एक है बंदा राम, एक है श्याम, ठीक है, और एक है मान लीजिएगा कोई भी नाम ले लेते हैं, चलिए शिवम ले लेते हैं। और उसमें मैंने कहा कि इसके पास में बुक्स कितनी हैं, बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ इसके पास में टॉफी हैं, और कुछ इसके पास में मान लीजिएगा चौक वो है पेन मान लो, ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मैं इसी बात को लिख लेता हूं। तो राम के पास में 10 बुक्स थी, 5 टॉफी थी और 6 पेन थे। श्याम के पास में 15, 4 और 13 मान लो, और शिवम के पास में 20 नोटबुक्स, 6 टॉफी और 15 पेन थे। ठीक है, अब इस केस में चाहे तो आप देखिए यहां पर 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मैं इस बात को जमाता हूं। ठीक है, मान लीजिएगा ये मैंने यहां पर जमा लेता हूं और ये हो जाएगा देखिए 10, 5, 6, ठीक है, इसके बाद 15, 4 और ये हो गया 13, इसके बाद में ये हो गया 20 और ये हो गया 6 और ये हो गया 15। ठीक है, ये तो मैंने इस तरीके से जमाया। मान लीजिएगा मैं राम श्याम शिवम को इधर कर देता हूं और बुक्स टॉफी और पेन्स को इधर कर देता हूं, तो इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिएगा मैं इसी बात को ऐसा लिख देता हूं 10, 15, 20 और 5, 4, 6 और इसको 6, 13, 15 ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे कि मैंने अभी इस इंफॉर्मेशन को लिखा था। राइट, अब देखो इस इंफॉर्मेशन में मैंने आपसे क्या कहा, ये है, ये सारी बुक्स हैं, ये सारी एक मैं अलग पेन से ले लेता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना जाए। ये है बुक्स, ये है टॉफीज और ये है पेन्स। ठीक है, और यहाँ पर जो बंदा है वो राम है, वो श्याम है और ये शिवम है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया कि ये है बुक्स, ये है टॉफीज और ये है यहाँ पर पेन्स, और मैंने ऊपर जो है वो ले रखे हैं, बंदे ले रखे हैं। ठीक है, वो है मान लीजिएगा राम, ये हो गया श्याम और ये हो गया शिवम। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। राइट, यहाँ पर ये एक नोटेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को चाहे तो इस फॉर्म में अरेंज कर लो और चाहे इस फॉर्म में अरेंज कर लो। राइट, चलिए आगे देखते हैं अब हम। राइट, डेफिनेशन क्या है अब इसकी बेसिकली। सो अ मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of numbers or functions। क्या बोला डेफिनेशन में, a matrix is an ordered rectangular array of numbers, ठीक है, और functions। मतलब जो भी कलेक्शन है, यानी या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है, ठीक है, और एरे ऑफ नंबर्स मतलब कि नंबर्स का कलेक्शंस या हम फंक्शंस का कलेक्शंस कहें, एक ऑर्डर्ड होगा, ठीक है, उसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे। सो द नंबर्स और फंक्शंस और कॉल्ड द एलिमेंट्स, जो भी नंबर्स हैं या जो फंक्शंस हैं उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। तो देखिए इन सभी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं।
राइट। देखिए a इज इक्वल टू -2 5 0 √5 3 6, या यहाँ पर देखिए, देखो ये यहाँ पर 2 प्लस आयोटा 3 -1/2, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। इनको क्या पढ़ेंगे हम, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 3 6 और 3 9, कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर फंक्शंस भी आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शंस है, बट क्या है ये, इस मैट्रिक्स के अंदर तो सारे इनको हम एलिमेंट्स ही ट्रीट करेंगे। यानी हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी कहें, मान लीजिए यहां पर हमने कह दिया e की पावर x, ठीक है, 3x या साइन x, तो ये सब फंक्शन जरूर है, ये क्या है, ये फंक्शंस है, ठीक है, ये सब क्या है, फंक्शंस है, लेकिन इनको हम इंडिविजुअली क्या समझेंगे, मैट्रिक्स के अंदर ये क्या एलिमेंट है। क्लियर। सो क्या कहा मैट्रिक्स की डेफिनेशन में, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अभी हम ऑर्डर्ड का भी मतलब बताएंगे कि एक फॉर्म में आप ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि राधा जो है उसके पास में 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले 15 को 16 को 15 को बाद जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पहले आई है उसको पहले अरेंज कर दिया। देखिए 15 और 6, क्लियर। मैं या राधा के साथ में जो भी और भी लोग थे, फौजिया थे या सिमरन थी, तो उनके पास में जो जो चीजें थी वो हमने क्या किया था कि जैसे 15 6, ठीक है, 10 15 मान लो, तो ये राधा के पास थे और ये फौजिया के पास थे। लेकिन इसमें क्या था कि पहले नोटबुक आई है, बाद में पेन आया है, तो नोटबुक को पहले किया, पेन को बाद में नोट किया, इसलिए क्या कहा गया है, ऑर्डर्ड। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, यानी यहां पर नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। और एरे मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में हम कह सकते हैं या काफी सारी चीजें। अभी जब हम कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं एरे तो अलग इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में आएगा, इसलिए हमने बोला ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। सो द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड, इनको हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स। अब ये सब क्या है, इसको क्या हम पढ़ेंगे, एलिमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एक और चीज, यहां पर जब हम इसको डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर के फॉर्म में, ठीक है, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। यानी कभी भी हम मैट्रिक्स का जब डिनोशन करेंगे तो मान लीजिएगा मुझे इसको नाम देना होगा ए, जो भी, ठीक है, या हम कहें बी, ठीक है, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इस बात का ध्यान हमेशा दें, स्मॉल लेटर से कभी भी इसको डिनोट नहीं कर सकते। क्लियर। अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, चलिए समझते हैं। A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n। मतलब एक मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, इस बात से हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जो लिखने का तरीका होगा वो है रोज, सेकेंड एंट्री पर आएगा कॉलम्स। मतलब हम इसको जो भी लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा m आपकी रो थी, n आपके कॉलम थे, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n, राइट। अब हम इसको सिंपली m क्रॉस n तो बोल देते हैं, तो रीड एज m बाई n मैट्रिक्स, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रीड एज m बाई n मैट्रिक्स। सो रेफरिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, हमने जो अभी एग्जांपल्स देखे थे, जैसे सपोज दैट मैं अभी आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, जैसे कि जो मैंने ए देखा था, तो ए में कितनी रो दी गई है, देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है, और यहां पर कॉलम कितने दिए गए,
कॉलम कितने दिए गए, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो मतलब 3 रो और कितने कॉलम, 2 कॉलम्स। क्लियर? मुझे लगता है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा बी जो मैट्रिक्स है, बी जो मैट्रिक्स है, अब इसमें समझिएगा, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, और यहां पर कॉलम कितने दिए गए हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का है। ये बात मुझे लगता है अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट वाला सी वाला जो है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सी में भी, सी में क्या है, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, यहाँ पर 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर कितनी रो है, 2 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जितने भी अभी एग्जांपल्स देखे अलग अलग हमने ऑर्डर के देखे, तो यहाँ पर अब अगर हम इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उतने ही हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। यानी 3 क्रॉस 2 कर दिया तो 6 आ गया। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू कितना हुआ, 9, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 मतलब 6 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, और जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उतने ही एलिमेंट्स यहां पर हमको दिखेंगे। तो अब वही चीज हमको यहां पर, अब अगर मान लीजिएगा इन जनरली अगर हमने बात कर दी कि मान लीजिएगा m क्रॉस n मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन, पर उससे पहले मैं एक बार और अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो लोग मैथ्स में थोड़े से, इन लोगों ने मैथ कभी नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत आ जाए, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैंने 1 2 3 ले लिया, अब इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर कैसे बताओगे, मान लीजिएगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताओगे, यहाँ पर रो कितनी दी गई है, ये है ओनली फर्स्ट रो। ठीक है, और यहाँ पर कॉलम नंबर C1, अब हम C1 C2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो C1 C2 C3 यानी कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, रो कितनी है, 1 है। तो अगर हम इस बात को एक्सप्रेस करेंगे, सॉरी, इस बात को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3, और 1 क्रॉस 3 करने पर अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो 1 2 और 3। क्लियर? मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। b इक्वल्स टू क्या हो गया, मान लीजिएगा ये लिखा है 1 2 4। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कि रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और यहां पर थर्ड रो, जबकि यहां पर कॉलम सिर्फ 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर, 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर को टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 3। तो देखो 1 2 3, राइट। अब अगर मैंने और भी कोई एग्जांपल लिया, सपोज दैट इस तरह का एग्जांपल ले लिया जहां पर 2 3 6 और 1 4 7 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, यहां पर देखो ये कॉलम है, ये कितना है, ये कॉलम्स है। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो अब अगर हम देखें तो कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इन जनरली क्या बात की कि कोई भी एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है उसको हम इस तरीके से फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे इस फॉर्म में लिखा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो मैं आपको पहले तो एक सिंपल बता देता हूं कि मान लीजिएगा कि मेरे पास में 2 क्रॉस 2 का एक कोई एरे है, या हम 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, A11 A12 A21 और A22। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए
A11 का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा अलग से बता रहा हूं। A11 का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली रो, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। A12 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसलिए देखिए पहले एलिमेंट लिखने का ऑर्डर भी यही है कि देखिए जैसे A लिखा 1 1, तो क्या लिखा है, देखिए ऑर्डर, रो लिखा पहले फिर कॉलम लिखा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। या हम कोई भी एलिमेंट लिखे, मान लो A1 और 2 लिखें, तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, R1 है और C2 है, क्लियर। या मैं आपसे कहूं A21, तो कौन सी रो है, कौन सी रो है, सेकेंड रो है, बट कॉलम फर्स्ट है। या मैं आपसे कहूं A22, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो A22 जो भी है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जब हम लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, A I और J। अब जो I है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और J जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, क्लियर। तो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि I जो है वो क्या कंसीडर करेंगे, रो को, और J को कंसीडर किस में करेंगे, कॉलम में, क्लियर। अभी मैं आपको ये जो जनरल फॉर्म है इसको भी स्पेसिफाई करता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर हमने M क्रॉस N का लिया, देखिए यहां पर A11 A11 A12 और A13, तो कहां तक जाएंगे, A1N, क्योंकि रो यहां पर कौन सी है, 1 है, ठीक है, कॉलम यहां पर कौन सा जा रहा है, N, ठीक है, ये फर्स्ट रो है। अब देखो यहां पर हमने कह दिया C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम, ये C4 कॉलम और डॉट 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 ये CN रो कॉलम, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो ये हो गया R1 रो, R2 रो और डॉट 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 R ith रो, और ये हो गया RN MM RM, ठीक है। तो ये हो गई रोज, क्लियर। अब इन्हीं में हमने एलिमेंट्स को कैसे लिखा है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया एलिमेंट लिखने का तरीका, कि AIJ, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, मतलब पहले हम रो का नंबर लिखेंगे फिर कॉलम का नंबर लिखेंगे। तो A11 A12 A13 A1J, यहाँ पर हम ये J लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये J लिख लेता हूं मैं क्योंकि J वाला जो कॉलम है वो नंबर है, ठीक है। तो A21 A22 A23 A2J और A2N, तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर ये वाला जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो R2 रो और CN कॉलम, मतलब कि यहाँ पर जो पहला वाला नंबर है वो पूरी रो में सेम रहेगा। यहाँ पर जो पहला वाला नंबर है वो रो 1 में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, कि पहला वाला जो नंबर है, यानी पहला वाला जो नंबर है, ठीक है, सभी में वो सिर्फ सिम एक कौन सी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज कॉलम, कॉलम में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आखिरी वाला जो नंबर है, आखिरी वाला जो नंबर है वो सभी में कॉमन है। देखिए जैसे कि नंबर 1 1 1 1, तो ये सभी में कॉमन रहेगा, मतलब क्योंकि ये कॉलम 1 है इसलिए पूरे कॉलम में ये वही रहेगा। यहाँ पर रो चेंज हो रही है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर कॉलम चेंज हो रहे हैं, रो चेंज नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यही हमको लिखने का तरीका सीखना है यहाँ पर, ठीक है। M क्रॉस N का होगा तो M आखिरी जो एलिमेंट है वो M N होगा, यानी A M N, मतलब M रो और N कॉलम, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इसको अभी रफ कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं रफ कर देता हूं, ठीक है।
अब मैंने इसको क्या लिखा, a इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि स्मॉल a से हम एलिमेंट्स को दिखाएंगे और कैपिटल A से मैट्रिक्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो a i j m क्रॉस n। ठीक है, अब i की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं, i जो है वो 1 से बड़ा है और m से छोटा और उसके बराबर है। इसी तरह से j की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और n से छोटी है, बराबर है। तो i और j जो है वो बिलोंग किस में कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। ये अब हम देख पा रहे हैं कि i जो है वो कहां से लेकर के जा रहा है, पहला वाला जो एलिमेंट है वो कहां तक जा रहा है, m तक जा रहा है। ठीक है, और j जो है वो कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, इसलिए हमने इसको स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अब सपोज दैट कि कोई भी आपने ले लिया, मान लो मैं यहाँ पर i और j की वैल्यू पुट करूंगा तो आप उतने ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। वो भी मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ इस चीज को, तो आपको मैं और स्पेसिफाई करता हूँ। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर i और m की जो वैल्यूज हैं वो बताते हैं। मान लीजिएगा मैंने कोई भी मैट्रिक्स जो भी मुझे बनानी है और वो मैं बना रहा हूँ, मान लीजिएगा 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो देखिए i जो है वो लेस देन किसके होगा, 2 के होगा। ठीक है, 1 से लेकर के, और i है ना, और जो j है वो किसके बराबर होगा, 3 और 1 से बड़ा होगा। और जो i j हैं वो दोनों ही किसमें बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। देखिए मैं कैसे इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर जमाऊंगा। ठीक है, एलिमेंट्स हम जमा लेते हैं। अब देखिएगा ये a हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम एलिमेंट्स को लिखने का तरीका देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं, a i और j, मतलब कि जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं a i j की, तो अगर मान लीजिएगा i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो एलिमेंट में हम क्या लिखते हैं, a i और j, मतलब हम क्या लिखेंगे, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो मैंने क्या लिख दिया, a 1 1। क्लियर। इसके बाद में हमने अगला वैल्यू जो है वो i की वैल्यू रखी 2 और सपोज दैट j की वैल्यू रही 1। ठीक है, i की वैल्यू रही 2 और j की वैल्यू रही 1, तो हम क्या कहेंगे aij को, देखो a2 और j1, मतलब कि रो जो है वो दूसरी हो गई पर कॉलम एक रहा। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से लिख दिया। क्लियर, तो 2 रो हो गई। अब देखिएगा ये हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि i की वैल्यू, अब देखो 2 से ज्यादा आप रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। अगर मान लो आपने कहा कि i की वैल्यू 3 रख देंगे तो i की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अब i की वैल्यू हम रखेंगे 1 और j की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा a i j में, तो ये हो जाएगा a1 और 2। तो अगला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा a1 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने कहा कि i की वैल्यू हमने रखी 2 और j की वैल्यू अगर हमने रखी 2, तो हम aij क्या कहेंगे, aij कहेंगे a2 2, तो ये हो जाएगा a2 2। क्लियर। अब j की वैल्यू कहां तक जा रही है भाई, 3 तक जा रही है। कहां तक जा रही है, 3 तक जा रही है, मतलब कि हमको j की वैल्यू तो 3 रख सकते हैं पर i की वैल्यू 3 नहीं रख सकते। तो अब हम i की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे 3, तो क्या कहेंगे, ये हो जाएगा a1 3। कितना हो जाएगा, a1 3, और यहां पर हम a
कि i की वैल्यू 2 रखेंगे, j की वैल्यू 3 रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको R1 कहें और इसको R2 कहें। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बना सकते हैं, मैट्रिक्स के किसी भी ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है तो आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, या आपको एलिमेंट्स दिए गए हों तो आप एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने में कोई समस्या नहीं है, और भी अगर किसी के मन में डाउट है तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। देखिए एक एग्जांपल है, और उस एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन वर्कर्स, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स, ठीक है। 3 फैक्ट्री में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोग काम कर रहे हैं ये हमको बताना है, और इसको हम कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, क्लियर। चलिए रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है वो 3x2 के, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अभी हमने आपको अरेंज करना बताया, ये C1 है, ये C2 है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा इसको अगर हमें इसको अरेंज करना होगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 30, 25, ठीक है, 25, 31 और 27, 26। तो अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो कितने मैट्रिक्स ऑर्डर का है, 3x2 का है, यानी कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गई। अच्छा एक और बात है, ठीक है, अगर एक और बात है, इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया, तो एक तो अरेंज करने का तरीका देख लिया और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लिया हमने अभी यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हमसे देखिए पूछा क्या गया है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। मतलब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, देखिए हम इसको क्या कहेंगे, A32। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि जो 26 वुमेन वर्कर हैं वो फैक्ट्री थर्ड में काम करती हैं, थर्ड फैक्ट्री में काम करती हैं, यानी कि 26 वुमेन वर्कर फैक्ट्री थर्ड में काम करती। किसी भी एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिएगा इस एलिमेंट के बारे में पूछ लिया जाए, तो 25 क्या है, यानी ए सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम है, यानी A21 की जो एंट्री है वो हम कह सकते हैं 25 मैन वर्कर्स फैक्ट्री सेकंड में काम करते हैं। 25 मैन वर्कर किस फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री सेकंड में काम करते हैं। या मैं आपसे कह दूं 31, तो ये क्या हो गया, 31 वुमेन वर्कर फैक्ट्री सेकंड में काम करते हैं। तो आप किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से बता सकते हैं। अब मुझे लगता है इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो किसी भी एलिमेंट के बारे में आपसे बात करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, देखिए मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 8 एलिमेंट्स दिए गए। क्लियर। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स के का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हमसे कहा जाए कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर हमको बताना है और उसमें एलिमेंट्स अगर आपको दिए गए हों 8, तो देखिए कितने पॉसिबल होंगे। देखो m n के
फॉर्म में आपको बताना है, यानी m रो है n कॉलम है, मतलब हमको बताना है m क्रॉस n। ठीक, अब अगर हम देखें कि 8 कब कब मिलेगा, देखो 1 क्रॉस 8 कर दें तो कितने मिलेंगे, 8 एलिमेंट्स। मतलब कि अगर एक रो हो और 8 कॉलम्स हो, मतलब ये रो है ये कॉलम है। अब यदि हमसे ऐसा कह दिया जाए 8 क्रॉस 1 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 8 ही मिलेंगे। 2 क्रॉस 4 कर दें तो भी 8 मिलेगा, या 4 क्रॉस 2 कर दें तो भी 8 मिलेगा। मतलब कि हमको यहाँ पर जो भी ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, 1 क्रॉस 8 का हो सकता है एक बात, और 8 क्रॉस 1 का हो सकता है दूसरी बात, और 4 क्रॉस 2 का हो सकता है, और 2 क्रॉस 4 का हो सकता है। सो यहाँ पर जो हमने आपको बताया वो क्या क्या हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट। यहाँ पर भी 8 एलिमेंट, यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स, और यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पेयर बना 1 क्रॉस 8 का, सेकंड पेयर बना 8 क्रॉस 1 का, फिर बना 2 क्रॉस 4 का, और 4 क्रॉस 2 का। तो ऐसे 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हम कह सकते हैं कि बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम कहते हैं, मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने कह दिया कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने कहा 16 एलिमेंट्स हैं, तो 60 एलिमेंट्स किस किस में बनेंगे, हम कह सकते हैं 1 क्रॉस 16 में बनेंगे, 16 क्रॉस 1 में बनेंगे, या हम कह सकते हैं 4 क्रॉस 4 का बनेगा उसमें बनेंगे, या हम कहते हैं 8 क्रॉस 2 का बनेगा, या हम कहते हैं 2 क्रॉस 8 का बनेगा। और कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हम कहते हैं कि मान लो 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है 12 एलिमेंट्स हैं, तो 12 एलिमेंट्स के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। तो देखिए 1 क्रॉस 12 का बन सकता है एक मैट्रिक्स, 12 क्रॉस 1 का बन सकता है एक मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स बन सकता है, 4 क्रॉस 3 का बन सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं, या पॉसिबल अगर मान लो ये दिया गया है तो भी बता पाएंगे। 3 क्रॉस 4 का बनाना हो तो भी आप बना सकते हो, 4 क्रॉस 3 का दिया हो तो भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स दिए गए हो और आपसे कहा जा रहा हो कि किस ऑर्डर का हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी आप इजिली बता सकते हो। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to 1 by 2 मॉडुलस i minus 3। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है, इससे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिख लेता हूं। तो जैसे पहले मैं कहूंगा A11, ठीक है, A21 और A31, और यहां पर होगा ये A12, ये होगा A22 और ये होगा A32। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2। अब मुझे एक एक एंट्री बतानी है कि मान लीजिएगा मुझे निकालना है Aij, आपको दिया गया है यहाँ पर 1 by 2 और I minus 3j, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं डिफरेंट पेन ले लेता हूं तो मैं आपको एक एक चीज पता चलता हूं कि A11 की एंट्री क्या होगी। A11 की एंट्री होगी, I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 by 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 minus 3 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 minus 3 और 1 by 2, और ये कितना हो जाएगा 1 minus 3 यानी 2, और 2 by 2 कितना हो जाएगा, ठीक है 2 by 2 कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं A11 बराबर 1 और A12 बराबर हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ रहा है कि I की वैल्यू हम मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, I की वैल्यू रख सकते हैं 1, 2 और 3, और J की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 1 और 2। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स ऐसे निकाल लेंगे। मान लीजिएगा आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो 1/2, और ये यहाँ पर हमने रखा 1 माइनस J की वैल्यू कितनी रखी है 2 रखी है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसी तरह से अब हम देख लेते हैं A21, तो A मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रखनी है, और J की वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखनी है, तो 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा। अब 2 माइनस 3 मॉडुलस फंक्शन, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मॉडुलस फंक्शन में एक क्वालिटी होती है जिन लोगों को शायद नहीं पता हो, ये है मॉडुलस फंक्शन। अगर हम 1 का मॉडुलस निकालेंगे तो भी 1 होगा, और अगर हम -1 का मॉडुलस करेंगे तो भी 1 होगा। मानी कि मॉडुलस में नेगेटिव भी नंबर रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या हम -2 कर दें तो भी 2 आएगा। ठीक है, -23 कर दें तो भी 23 आएगा, और ठीक है, और माइनस की जगह प्लस का 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा। यानी ये है मॉडुलस फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्लियर, तो ये बात आपको इसलिए बता दी कि थोड़ा सा ध्यान आ जाए, जिनको थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत जा रही हो। ठीक है, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3, और कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 A21, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर अगर हम A22 निकालेंगे तो इसका मतलब 2 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, और 2 माइनस 3 इंटू 2, और ये कितना जाएगा 6 माइनस 4 यानी कितना जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से A31, A जब 31 किया तो 1/2, और ये कितना जाएगा I की वैल्यू 3 माइनस 1, तो ये कितना जाएगा 2/2 यानी कितना जाएगा 1। और इसी तरह से अगर हम देखें A32 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6, तो कितना जाएगा 3/2, ये 1/2 यहाँ पर है। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम एलिमेंट्स को भर सकते हैं, बहुत इजीली भर सकते हैं। ठीक है, हम इसको भर सकते हैं। कैसे भरेंगे देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं तो आपको इजीली बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए A11 में क्या आएगा, A11 में क्या आया 1। क्लियर, A11 में क्या आएगा 1, पहला एंट्री, पहला नंबर। ठीक है, इसके बाद में A12 कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो A12 में क्या आएगा 5/2। क्लियर, इसके बाद में हम कह सकते हैं A21 में क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1/2, और A22 में क्या आया 2 आया। ठीक है, और A31 में क्या आया 1 आया, और A32 में क्या आया 3/2। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को लिख लिया। किसी भी तरीके से आपको दिया जाए कि कभी भी आपको कंस्ट्रक्ट करना हो, आप इजीली उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं इसी तरह का एक सवाल आपको और समझा देता हूं। मान लीजिएगा कि आपको कोई भी मैट्रिक्स है जो 2x2 का बनाना है। ठीक है, किस तरह का बनाना है 2x2 का बनाना है, और आपको मान लीजिएगा यही बात दी गई हो, या हम कह सकते हैं कि कोई और ले लेते हैं कि Aij इक्वल्स टू, मान लीजिएगा हम इसी बात को बोलें कि I-3j, सपोज दैट, इसी तरह का एक एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज दैट। तो अब आपको
क्या क्या बनाना है, वो मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होंगी, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखिए A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, मतलब आपको 2 क्रॉस 2 का। तो आप शुरुआत में चाहे तो इसको एक रफ पे लिख भी सकते हैं। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 का मतलब देखो यहां पर एक चीज और क्लियर है कि I की वैल्यू 1 और 2 रख सकते हो और J की वैल्यू भी 1 और 2 रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर A11 को देख लेते हैं। A11 को रखा तो मैंने क्या बोला, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है। तो कितना जाएगा -2, मैंने आपको क्या बोला, -2 का मॉडुलस निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर अगर मैं बोलूं A12 तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 1 माइनस 6, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा -5, और -5 का मॉडुलस कितना हुआ, 5 हुआ। फिर मैंने अगर आपसे कहा कि A21 तो आप क्या बोलोगे, 1 नहीं, I की वैल्यू 2 हुई और अब J की वैल्यू 1 हुई, तो 3 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी इसको बोलेंगे -1 और -1 को हम क्या बोलेंगे 1, और A22 इसका हम क्या बोलेंगे, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 6, और इसको हम क्या बोलेंगे, 2 माइनस 6 करने पर -4, तो कितना आ जाएगा 4। तो हमको जो एलिमेंट्स मिल गए वो क्या मिल गए, A11 बराबर 2, A12 बराबर कितना 5, A21 बराबर कितना 1 और A22 बराबर 4। अब हम इस मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट्स मिले हमको, देखिए A11 पे क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। A11 पे क्या मिला 2, A12 पे क्या मिला 5, A21 पे क्या मिला 1, ठीक है, और A22 पे क्या मिला 4। तो किसी भी तरह के मैट्रिक्स को आप इसी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर, आपको मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन और आपको मैट्रिक्स का डिनोशन, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। आगे की क्लास में मैं आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि कितने तरीके के मैट्रिसेस होते हैं, हम वो सारी बातें आपको बताएंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक्स कवर किए, इंट्रोडक्शन आपको बताया और बहुत सारी बातें आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड बताएंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज शायद हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा तो होगा मैट्रिक्स को,